silent. Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Shriram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. आज के लेक्चर में क्या आर्टिकल्स हैं जो हमें कवर करने हैं वो देखेंगे एंड फिर मतलब एक ब्रीफ मैं आपको बता दूंगी ताकि जो भी हमें कवर करना है तो कुछ नया नहीं लगे आपको, राइट? कनेक्टिविटी बनी रहेगी. सो दीज आर दी 4 आर्टिकल्स जो हमें कवर करने हैं. मैं इनके बारे में बताऊंगी. ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है या आपके मेंस के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. सो विल टेक इट अप इन डिटेल. शुरू करने से पहले सेशन को जरूर लाइक कर दो. यू कैन मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. अच्छा लगता है सेशन तो शेयर करने में क्या ही हर्ज है. सो डू लेट अदर्स नो ऑल्सो कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं, ताकि ऑब्वियसली फैमिली बड़ी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट करते हैं तो बहुत अच्छा और भी लगता है. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दो कि कैसा लेक्चर लग रहा है. सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. तो आज के लेक्चर में जो आर्टिकल्स हमें कवर करने हैं, मैं इनके बारे में पहले आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ. हिमालयन ब्लैक बियर तो नो डाउट प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है ना? कहाँ पाया जाता है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्या सिनारियो है, डिस्ट्रीब्यूशन, आईयूसीएन स्टेटस और हैबिटेट, फीचर्स, कंजर्वेशन स्टेटस, बिहेवियर, ये सारी बातें हैं जो हमें कवर करनी है. फिर उसके बाद अगला जो आर्टिकल है दैट यू कैन सी, इट इज रिगार्डिंग अ प्रोजेक्ट, राइट? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड. दिस इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट. अब ये जो प्रोजेक्ट है किसके रिगार्डिंग है, यहाँ पर ना आपको एक मैप में भी आज जाना पड़ेगा. ये मैप आपका होमवर्क रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ बात करूंगी ग्रेट निकोबार आइलैंड की. तो आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है. आपको सिर्फ इतना करना है कि ग्रेट निकोबार को मैप में जाकर देखना है कि जैसे सदर्न मोस्ट आइलैंड हो गया ऑफ द निकोबार आइलैंड्स. इंदिरा पॉइंट सबको पता होगा, मैप में जाकर लोकेट करो. इट इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियाज टेरिटरी एट द ग्रेट निकोबार आइलैंड. हम यहीं पर ही आज इसकी बात करेंगे ना, दैट इज गलाथिया बे. ये प्रोजेक्ट जो है ना वही है, राइट? तो आपके लिए बस इतना ही है कि मैप में जाकर इसको लोकेट करना है. मैप में जाकर ग्रेट निकोबार आइलैंड लोकेट कर लेना, काम बन जाएगा, राइट? तो प्रीलिम्स के लिए एज आई वाज सेइंग, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और ये जीएस पेपर 3 से इंफ्रास्ट्रक्चर से इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके की हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं, और यहाँ पर जीएस पेपर 2 से भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से. कैसे है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, इट इज अलाइनिंग विद इंडियाज मैरीटाइम इंडियन विजन, ठीक है, ऑफ 2030. तो इसके साथ ये अलाइन करता है ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो जीएस पेपर 2 से भी ये लिंक हो जाता है. देन यू हैव इंडियन ओशन टूना कमीशन. कैसी कमीशन है, क्यों न्यूज में है, क्या इंडिया इसमें मेंबर है, तो ये सारी बातें होंगी. प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है. देन यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल. ये पूरा मेंस के पर्सपेक्टिव से है. व्हाट डू यू मीन बाय क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? क्या समझते हो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से? इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या चैलेंजेस हैं, इसका क्या वे फॉरवर्ड है? व्हाट इज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर? सबसे पहले तो मुझे यही पता होना चाहिए ना कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर ही क्या है. सो ये सारी बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. ये जो आर्टिकल है लास्ट वाला, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ये आपको हिंदू में देखने को मिलेगा. एक एडिटोरियल आया था. सो विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर, व्हाट इट इज ऑल अबाउट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, इसके चैलेंजेस क्या है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, वे फॉरवर्ड. तो ये सारी बातें होंगी. मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, राइट? नंबर ऑफ पॉइंट्स. नोट्स देखो, जब भी सेशन ज्वाइन करते हो मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर विद यू. एक पेन तो मेरे पास भी है, राइट? तो पेन एंड पेपर होना बहुत जरूरी है. जो जो आपको लगता है वो साथ साथ लिखते जाया करो. ये सिर्फ इसी सेशन के लिए नहीं है, कहीं भी जाओ पेन पेपर जरूर होना चाहिए आपके पास. सो अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट आपको खुद से भी लगे,
किसी भी मैं आर्टिकल की बात कर रही हूँ, हालांकि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में तो मैं आपको पॉइंट्स दूंगी, आप उसको समझाऊंगी, आप सिर्फ पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, आपके पास एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा अपने लिए, राइट। लेकिन बाकी कहीं पर भी जाओ, कोई भी क्लास अटेंड करो, खाली हाथ मत जाना कभी। कोई भी सेशन देख रहे हो, मेक श्योर यू हैव पेन एंड पेपर विद यू, राइट। शुरू करते हैं आज का लेक्चर विद दिस वेरी फर्स्ट आर्टिकल। देखो, आई विल नॉट रीड इनटू द लाइंस, ये तो अब आप सब इस बात से वाकिफ हो कि मैं लाइन रीडिंग में विश्वास नहीं करती, वो आप खुद भी कर सकते हो। मेरा पर्सनल एजेंडा यही रहता है कि आपको चीजें समझ आ जाए, आप सिर्फ मुझे सुनो ध्यान से। सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बताऊंगी। एवरीथिंग इज रिटन इन लाइन्स। वो पढ़ोगे तो, अगर सुन लिया है अच्छे से, तो लाइन रीडिंग इट विल हार्डली टेक अ मिनट ऑफ योर्स। हिमालयन ब्लैक बियर, तस्वीर देख रहे हो, इन सर की तस्वीर देख लो, क्योंकि जितनी पिक्चर्स दिमाग में रह जाएंगी उतना लास्ट में आपको फायदा होगा। क्यों न्यूज में है वो बाद में बताऊंगी। हमारे लिए आज बस हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में हमने पढ़ना है। वैसे इट इज एन एनिमल कीपर डाइड आफ्टर बीइंग अटैक्ड बाय हिमालयन ब्लैक बियर, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन न्यूज में जो आ गया है हिमालयन ब्लैक बियर वो इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, आप सामने इनको देख के सर को इमेजिन करते रहो, राइट। इमेजिन क्या ही करना है, बस थोड़ा मैं बोलती जाऊंगी, आप पिक्चर देखते जाना, ताकि क्लियर थोड़ा चीजें याद होती जाएंगी, ये पिक्चर माइंड में सेव हो जाएगी। तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि हिमालयन ब्लैक बियर इज अ टाइप ऑफ बियर दैट लिव्स इन हिमालयास, है ना, इन द माउंटेन रेंज इन एशिया। सो इसका साइंटिफिक नेम, चलो मैं इसके साइंटिफिक नेम के बारे में बाद में बात करूंगी। ये हिमालयन ब्लैक बियर जिसकी आप तस्वीर देख रहे हो, दे आर फाउंड इन कंट्रीज लाइक, अब मैंने हिमालयन रेंज बताई है तो तिब्बत हो गया अपना, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, तो इस बेल्ट में ये देखने को मिलते हैं। दे लिव इन हिमालयन रीजन, तो इंडिया में अगर चलो तो जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक का पूरा रीजन हो गया। इन दी हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वहां पर ये देखने को मिलते हैं। कहां पर रहना पसंद करते हैं ये? दीज बियर्स लाइक टू लिव इन थिक फॉरेस्ट विद वैरायटी ऑफ ट्रीज। वहां पर ब्रॉड लीव्ड भी, कॉनिफरस ट्रीज भी होते हैं, वेजिटेशन से लिंक कर सकते हो ना, वहां पर यही वेजिटेशन तो है। सो दे यूज ऑर्चर्ड्स, fields where crops are grown, and sometimes areas where people live to travel between different forest areas. So basically they prefer to stay there only. Unfortunately, अभी क्या हुआ है, there was a very sad incident at इंदिरा गांधी zoological park, मैप में लोकेट करना है, आपका होमवर्क है, where an animal keeper lost their life because they were attacked by one of these bears in the bear's enclosure. Right, so obviously this thing highlights कि there is a great importance of safety measures also when you are dealing with wild animals, even in captivity. Right? अब रही बात इसके फीचर की, इसका फिजिकल अपीयरेंस, तस्वीर देखो, सॉफ्ट शाइनी फर है, एंड वन डिस्टिंक्टिव फीचर इज वाइट वी शेप्ड पैच ऑन देयर चेस्ट। हालांकि यहां दिख नहीं रहा है, बट यू कैन इमेजिन। ऑन एन एवरेज इन बियर का वेट 90 से 200 किलो के आसपास होता है, एंड दे आर अबाउट लाइक 1.4 to 1.7 मीटर्स लॉन्ग। लाइफ स्पैन की बात करूं तो दीज बियर्स कैन लीव फॉर लाइक 25 से 30 साल तक, बहुत लंबा समय, दैट्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। क्या खाते हैं ये? दीज बियर्स ईट अ वेराइटी ऑफ थिंग्स, दे आर ओमनीवोरस। यूपीएससी पूछ सकती है यहाँ से सवाल, इसका मतलब दे ईट बोथ, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं। So their diet includes like nuts, fruits, honey, roots and different insects also. अब ये behave कैसे करते हैं? These bears are active during the day. दिन में ये बहुत active रहते हैं, but many of them become mostly active at night also. So this helps them to avoid contact with humans. Normally these bears are active, but many of them are mostly active at night. It might be because they are shy or they are cautious during night time, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी बातें हैं इस बियर के बारे में। अब यही सब लिखा हुआ है। इट इज अ सबस्पीशीज ऑफ एशियन ब्लैक बियर, साइंटिफिक नेम याद कर लेना, ओर्सिस थिबेटनस लैंजर, और डिस्ट्रीब्यूशन हिमालयाज में बता दिया। अब हिमालयाज में कहाँ पर, यही रीजन है इन इंडिया। हिमालयाज में जब बता ही दिया तो जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की बेल्ट है। हैबिटेट वही हेवीली फॉरेस्ट प्रेफर करते हैं ये वो एरिया, और फीचर्स में सॉफ्ट शाइनी हेयर, वाइट वी पैच ऑन इट्स चेस्ट, जस्ट अ मिनट, हाँ राइट।
एन एवरेज उनकी लेंथ बता दी, उनका वेट बता दिया, लाइफ स्पैन बता दिया, फूड बता दिया, ओमनीवोरस है, बिहेवियर नॉक्टर्नल है, वो मैंने आपको बता दिया, नेचुरली डायर्नल है बट मेनली आर लार्जली नॉक्टर्नल, मतलब एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट टाइम। कंजर्वेशन स्टेटस वल्नरेबल है, यूपीएससी यहाँ से सवाल पूछ सकती है आईयूसीएन स्टेटस से भी। सो आई थिंक नाउ थिंग्स आर वेरी मच क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है प्रीलिम्स के लिए भी, जीएस पेपर 3 मेंस के लिए भी। दे विजिटेड अ प्लेस कॉल्ड गलाथिया बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। मैप, आपका सिर्फ काम मैं मैप का देती हूँ, एक मैप का और एक रिवीजन का, मोस्टली यही हो जाता है। तो मैप प्रैक्टिस में एक वो जूलॉजिकल पार्क और एक ये बे देखने आना है, देख के आना है, ठीक है। Now they were there to check out the location where they want to build something that is called as ICTP, International Corridor Container Transshipment Port। ICTP क्या है, मैं इसके बारे में इन डिटेल में जाऊंगी, बट आपको इन ब्रीफ बताऊं सिंपल टर्म्स में। That's not just कि it's not just any other port, it's a very big plan। इसका एम है टू मेक अ वेरी पॉजिटिव चेंज। इट फिट्स इनटू द बिगर विजन ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। They have a plan for how things related to ports and shipping should look like in the year 2030. So the International Container Transshipment Port is a very crucial part of this plan also, and it's also a project in another big vision, that is Amrit Kal Vision 2047। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं अबाउट दिस प्रोजेक्ट। नाउ दिस पोर्ट इज अ वेरी बिग प्रोजेक्ट। इट फोकसेस ऑन मेकिंग इट इजी फॉर कंटेनर्स टू मूव बिटवीन डिफरेंट पोर्ट्स। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है ना, सो इट इज बेसिकली इट फोकसेस ऑन मेकिंग इट इजी फॉर कंटेनर्स टू मूव, ट्रांसशिपमेंट ऑफ कंटेनर्स बिटवीन डिफरेंट पोर्ट्स। नाउ देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज लाइक अ सुपर एफिशिएंट प्लेस, एक ऐसी प्लेस दैट इज हैंडलिंग रियली लार्ज कार्गो शिप्स। इट हैज अ डीप वाटर चैनल विच इज लाइक अ डीप पाथवे इन द सी एंड बिग एरियाज जहां पर शिप कैन एफिशिएंटली लोड एंड अनलोड द गुड्स। सो अच्छी बात ये है अबाउट द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज दैट दे मेक इट सुपर स्मूथ टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन शिप टू अनदर राइट एट द पोर्ट। अब द स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्रपोज प्रोजेक्ट इज एट गलाथिया बे ऑन ग्रेट निकोबार आइलैंड। मैंने कहा है मैप में लोकेट करना, ये लोकेशन अपने आप में बहुत स्पेशल है क्योंकि इट इज स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड एट जस्ट 40 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द इंटरनेशनल शिपिंग ट्रेड रूट, राइट। This means it's a good spot for ships that are traveling between different countries also। इस प्रोजेक्ट का मेन गोल है to become a top-notch container transshipment port। It plans to do this by taking advantage of this location only, the nature of depth of the water that is around it, right। देखो इंडिया में a large portion, आप लगाओ 75% of cargo that gets moved between different ships, ट्रांसशिपमेंट कार्गो जिसकी मैं बात कर रही हूं, इट इज मैनेज्ड बाय पोर्ट्स आउटसाइड द कंट्री। कोलंबिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वो हैंडल करते हैं मोर देन 85% ऑफ दिस कार्गो। कोलंबिया पोर्ट अलोन 45% इट टेक केयर ऑफ। इंडिया सीज दिस अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी इन गलाथिया बे strategic location which is right on the routes ships take internationally। तो एक प्राइम पोर्ट हो गया ना फॉर हैंडलिंग द गुड्स इन एंड आउट ऑफ द कंट्री। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है, इसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इसके बेनिफिट क्या है? बहुत से बेनिफिट है। इट विल सेव लॉट ऑफ मनी फॉर इंडिया क्योंकि करंटली अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ट्रांसशिपमेंट वर्क हैपन्स आउटसाइड। So having a port that can handle this within the country, it can save foreign exchange. It is expected to attract investments from other countries, boost the economic activity, not just at the Galathia Bay, but also at the other ports in India. So this port is not just about handling cargo. It's also seen as a way to improve overall logistics, create jobs, increase the income that the government gets from these activities, right? So big economic boost मिलेगा इस project से.
It's not just about handling containers, it's about bringing money, investment, job opportunities, and it will make that Great Nicobar Island more developed also as whole. क्लियर हो गया? नाउ इस प्रोजेक्ट का स्टेटस, इस प्रोजेक्ट को मिनिस्ट्री से एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुकी है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना. नाउ द प्रोजेक्ट इज प्लान टू हैपन इन 4 stages. Stage 1 is forest clearance has been obtained for this project. The project is planned to be developed in 4 phases. ये मैंने आपको बता ही दिया. फिर उसके बाद with phase 1 proposed to be commissioned in the year 2028 with a handling capacity of approximately 4 million TEUs, 20 foot equivalent units. सो जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे कैपेसिटी जो है कंटेनर्स को हैंडल करने की वो बढ़ती जाएगी. फाइनल स्टेज डेवलपमेंट इसकी है 2058, 16 million TEUs इन दिस अल्टीमेट स्टेज. ठीक है, चलिए ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर. देखो ये आर्टिकल्स क्लियर होने चाहिए. कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में कुछ पूछना हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क. आई डू रीड द कमेंट्स एंड आई आंसर यू ऑल्सो इन द नेक्स्ट सेशन. जो भी होता है नेक्स्ट डे, जो भी डाउट होता है आई डेफिनेटली एड्रेस दैट. फीडबैक भी ज़रूर दे दिया करो अपने. ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर जहाँ पर हम बात करेंगे IOTC. ये भी आपके GS पेपर 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. एक 19th मैं इसके बारे में बात करूंगी ही सही. जस्ट गिव मी अ मिनट. ऐसा करते हैं, पहले IOTC के बारे में पढ़ लेते हैं या तो, फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट क्या है वो बताऊंगी. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कॉन्टेक्स्ट बाद में क्लियर हो जाएगा ना. अब अच्छा इस कमीशन के बारे में पढ़ा, अच्छा इसलिए न्यूज में है ये, तो क्लियर होती हैं बातें. तो IOTC, इंडियन ओशन टूना कमीशन, इज लाइक अ टीम ऑफ कंट्रीज who are working together to take care of the fish, especially tuna. It's a fish, right? Tuna and tuna like fisheries. So this is an intergovernmental organization to manage this highly migratory fisheries resources in the Indian Ocean. It's an official group that is created by different countries to make sure that the fishing of tuna and similar fish in the Indian Ocean is done in a way that keeps this fish population healthy and doesn't harm the environment. ठीक है, बात समझ आई. ये ग्रुप ऑफिशियली 1993 में इट वॉज फॉर्म्ड. डेट याद रखना, पूछी जा सकती है. When Food and Agricultural Organization of United Nations decided कि it was a good idea. ठीक है, the goal they set was very important, to make sure that the fishing of these highly migratory fish, मतलब they travel a lot, so वो sustainable हो. मतलब they want to make sure that we can keep catching and enjoying these fish without damaging the ocean also, without running out of it also. So the main job of this commission is to get different countries work together. They want these countries कि भैया cooperate करते हैं and let us manage their fishing activities in a way that ensure कि fish population stays strong, stays healthy. मतलब you are setting now rules and certain plans कि कैसे fish can be caught, where, when, ये सब बातें. ये मैटर क्यों करता है? देखो, इंडियन ओशन इज अ रियली बिग डील व्हेन इट कम्स टू टूना फिशिंग. इट्स एक्चुअली द सेकेंड लार्जेस्ट टूना फिशरी इन द वर्ल्ड, इंडियन ओशन. नाउ विद 31 countries working together in IOTC and 2 more helping out, they are trying to make sure कि everyone plays fair and takes care of the fish and the ocean. It's important not just for the fish but also for the people who depend on them for food and livelihood. न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी right now, अब कॉन्टेक्स्ट पढ़ो. Right now there's a meeting that is called 19th Working Party on Data Collection and Statistics happening. It is organized by Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and
during this meeting countries are likely to discuss and share the information about कि how much fish is being caught where, बाकी जो भी important data होगा, ताकि वो it will help them to make better decisions in managing the fishery resources of the Indian Ocean. So 28th of November से 2nd of December तक चलेगी. ठीक है. अब रही बात मेंबर कंट्रीज की. So membership is open to Indian Ocean coastal countries or regional economic integration organizations that are member of UN, countries that are member of UN special organizations, countries that fish for tuna in the Indian Ocean. इंडिया मेंबर है, बिल्कुल है. हेडक्वार्टर कहाँ है? विक्टोरिया, सेशल्स में. याद हो जाएगा. ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, याद करनी ही पड़ेंगी, कोई और ऑप्शन नहीं है. यहाँ से सवाल बन सकते हैं. अगले आर्टिकल पे चलते हैं, जो कि है आपका एक एडिटोरियल, नीड फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया. देखो ये आर्टिकल जैसे कि मैं बता रही थी आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ हम ना क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं और बेनिफिट्स क्या हैं, इसके चैलेंजेस क्या हैं, वे फॉरवर्ड क्या है, पूरा एक मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको कवर करेंगे. आज के टाइम पे हम दो इंपॉर्टेंट इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं. कौन कौन से हैं वो? एक तो ये क्लाइमेट चेंज जो हर किसी को इफेक्ट कर रहा है, एंड नॉट हैविंग एनफ फूड फॉर एवरीवन. और ये दोनों लिंक्ड हैं. और ये बहुत ये एक बिग डील क्यों है? देखो क्लाइमेट चेंज इज कॉजिंग सीरियस प्रॉब्लम्स, सबको पता है. एक्सट्रीम हीट, सडन फ्लड्स, अभी सबने देखा है हिमालयाज में क्या हुआ है. मतलब वी हैव सीन जब अभी फ्लड्स आए हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स में इन द कंट्री. बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां पर देयर वर लॉन्ग पीरियड्स विदाउट रेन, ड्रॉट्स, पावरफुल साइक्लोन्स वर देयर. सो दीज थिंग्स मेक लाइफ, farming, it's really hard for people. Right now, the southern parts of the world are facing a big lack of rain because of climate change. Farmers के लिए बहुत tough हो रहा है to grow the crops and earn their living. अब ये climate change और farming आपस में, agriculture आपस में linked है. Now there are more and more people in the planet. And when what we like to eat is changing also, right? We need more food now, but climate change is making it difficult for farmers to produce enough क्योंकि weather is not as predictable as before. देखो, because of climate change, जो usual ways of farming हैं, they are not working as well. Old methods less effective हो रहे हैं, और farmers they are finding new ways to deal with the changes in the weather, but it's making it hard for them. Farmers are adopting to the changes, but dealing with the climate change in farming, उसको फिर भी एक बहुत बड़ा plan चाहिए. This is because we not only need to adopt to the changes, हम बोलते हैं ना changes को adopt करना, adaptation, but we also need to find the ways to lessen the impact of climate change. एक adaptation part है और एक mitigation part भी है जो हमने cover किया है पहले भी. और इसके साथ साथ 2050 में we'll need 60% more food to feed everyone. So we have to figure out कि how to produce that lot of food, right? तो ये है context. अब अगर मैं चलूँ climate smart agriculture क्या है, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी. ऐसी approach that guides actions, ऐसे actions to transform agri-food system towards green and climate resilient practices, जो कि हम कर भी रहे हैं, लेकिन हमें एक big plan की जरूरत है. It supports reaching internationally agreed goals such as SDGs and Paris Agreement. वही हम बात करें climate change और smart agriculture. 3 मेन ऑब्जेक्टिव से टैकल करना चाहता है. एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना, दूसरा क्लाइमेट adopting and building resilience to the climate change, and तीसरा reducing and removing greenhouse gas emissions. Right? It's all about making sure कि farmers can grow more food on more money in a sustainable way. Since the climate is changing, farmer needs to adapt also. Climate smart agriculture helps them to deal with these changes, to build resilience. It's like giving farmers tools to face new challenges. Right? Now, let's further simplify. मैं आपको कुछ चीजें बताती हूँ. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर में ही जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, क्या है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर? देखो,
आपको ये चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी, ये समझना है। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर और व्हाट एल्स, अभी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर समझ आ गया ना। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स यू कैन से ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। पहला तो मतलब ऐसी क्रॉप वेराइटीज ग्रो करना दैट आर क्लाइमेट रेजिस्टेंट, रिजिलियंट, इन ड्रॉट टॉलरेंट। मैं इसकी बात करूंगी ही सही। चलो पहले ऐसे करते हैं, हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की ही बात कर लेते हैं। ये पॉइंट्स ना अब आप नोट डाउन कर सकते हो कि व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट वी कैन अडॉप्ट इफ आई एम सेइंग कि एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, तो क्या कर सकते हो आप। पहला, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर। मतलब देखो, imagine you're taking care of your garden without digging up the soil too much. That's what conservation agriculture is all about. मतलब एक ऐसी अप्रोच जहां पर आप सॉइल को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। यूज लेफ्ट ओवर प्लांट्स पार्ट्स, ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन अ स्मार्ट वे। तो स्टॉप, इट विल हेल्प टू स्टॉप द सॉइल फ्रॉम रनिंग अवे। दूसरा, एग्रो फॉरेस्ट्री है कि नहीं, combining farming and a mini forest, mix of plants and trees that helps the farmers and environment in many ways. Soil भी better हो जाएगी, save भी होगा पानी, farmers will have more ways to make money. Irrigation करो, that is precision irrigation. These are the climate smart agriculture, right? Then variable rate fertilization. Make sure crops grow well without wasting the nutrients. Uses technology. Variable rate fertilization is like customizing plant food based on हर एक क्रॉप या हर एक फील्ड को क्या चाहिए। सॉइल टेस्टिंग हो सकता है उसके अंदर, यूजिंग द टेक्नोलॉजी बेसिकली। इससे होगा क्या, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के बेनिफिट्स क्या है, ये सब टेक्निक से होगा क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। More food you need, climate smart agriculture will give you more food and with less trouble, right? तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ग्रीन हाउस गैस एमिशन की रिडक्शन होगी, मार्जिनल फार्मर्स को सपोर्ट मिलेगा, उनके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे, बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व होगी, क्लाइमेट चेंज पे इंपैक्ट भी कम होगा, यू विल बीट द हीट, फार्मिंग सस्टेनेबल हो गई, लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी आ गई, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम हो गई, स्मॉल फार्मर्स को भी सपोर्ट कर दिया। मोस्ट इंडियन फार्मर्स हैव स्मॉल फार्म्स, they need more money, so this climate smart agriculture is like helping hand for small farmers. It shows them ways to make more profit from their farms, making their lives better. लेकिन हाँ, सब कुछ इतना सुंदर सुंदर दिखता है, लेकिन दिक्कतें होती हैं, चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस ये है कि many farmers don't know about it, lack of knowing how. फिर पैसा भी मैटर करता है। फॉर फार्मर्स टू ट्राई न्यू थिंग्स दे नीड मनी, बट समटाइम्स दे डोंट हैव एक्सेस टू कैश, insurance, good market, right? Support system, sometimes it is missing. A good system, a group that helps out. There is not enough support from infrastructure and organization. We need better roads, storage space, organizations that can guide ये सब कुछ, right? कुछ policy problems भी हो सकती हैं. Some rules and policies might not be on the side of climate smart agriculture. कुछ roadblocks that can slow down the good practices. Now, what can we do? Technology sharing with the farmers. Demos, कैसे? Demos, training, farmer talks, radio shows, TVs के through. When everyone knows these cool things about climate smart agriculture, they can do it. They will give it a try. Right? Give farmers cash and this tech help, you can see. Subsidies, loans, good market, digital tools, insurance, money matters. Simple सी बात है. सो इसके अलावा और क्या कर सकते हो? कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट हो गया, पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग. एनकरेज करो कि मार्जिनलाइज ग्रुप पार्टिसिपेट करे और इनोवेशन और कोलैबोरेशन को फोस्टर करना. यही चीजें हैं घूम फिर के जो आप हर जगह अपने वे फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हो. ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको क्लियर हुआ हो. ये जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये आपने नोट डाउन कर लिए हो. अगर आप ये सेशन शुरू से देख रहे हो फ्रॉम द बिगिनिंग, इफ यू आर देयर विद मी,
तो घूम फिर के मैंने आपको बताया कि वे फॉरवर्ड में 4-5 पॉइंट्स होते हैं। हमने कितनी बार ऐसे आर्टिकल्स कवर करे हैं जो आप यही वे फॉरवर्ड के पॉइंट्स वहीं पे ऐड कर सकते हो। स्मार्ट वे है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, तो स्मार्ट वे ऑफ स्टडी भी होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन टेक केयर, गुड लक, गुड विशेस। सेशन अच्छा लगता है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग द लेक्चर। Thank you everyone. All the best.